लास्ट क्लास में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को देखना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझा था। फिर चार्जेस को समझा कि इलेक्ट्रिसिटी के दौरान जब चार्जेस आते हैं तो चार्जेस कैसे होते हैं, क्यों चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंसिडर करते हैं। ये हम लोगों ने देखा, जहां पर कि हम लोगों ने समझा था कि बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस ओनली इलेक्ट्रिक करंट डू यूज टू बी फॉर्म्ड। फिर हम लोगों ने समझा था अलग अलग तरह के सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने सेल समझा था, जहां पर कि हम लोगों ने देखा था प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। फिर हम लोगों ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्टार्ट किए थे, जहां पर हम लोग समझ रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक सा फॉर्मूला जो था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने समझा था कि बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट होता है। सो डू द बिकॉज ऑफ दैट ओनली द रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड टू बी एज द इलेक्ट्रिक करंट। और फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली द इलेक्ट्रिक करंट यूज टू फ्लो। और इसी इसी चीज को हम लोग डिस्कस करते करते हम लोग की क्लास ओवर हो गई थी। तो आज हम फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में ही बता रहे थे कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली द कैपेबिलिटी ऑफ अ particle or a charged particle to move from one point to another point in desire to do some work। जब हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ चार्जेस, तो अगर हम लोग समझ के देखते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है। जब हम लोग किसी सेल के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स की लूज होती है, यहाँ पर आयंस लूज होते हैं। तो जब यहाँ पर से आयन लूज होते हैं, मतलब फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, now see students, we will discuss this thing in much detail in our next class। हम लोग जब क्लास 10th में पढ़ेंगे तो इसको और हम लोग अच्छे से समझेंगे, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स से आयन रिलीज होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ये जो नेगेटिव आयन हम बता रहे हैं कि नेगेटिव आयन रिलीज होकर पॉजिटिव आयन की तरफ चली जाती है, इट इज नॉट सो वेरी इजी। ऐसा नहीं होता है, असल में वहां पर क्या होता है कि नेगेटिव आयन रिलीज तो होता है बट इट इज गेट रिलीज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट वहां पे मौजूद होती है उसमें वो रिलीज होता है, एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट द पॉजिटिव आयंस आर रिलीज्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। And when this particular phenomena goes along, then we do observe that electric current is moving from the positive terminal to the negative terminal. So the charged particles which is moving over here, the capability of that charged particle to be released from the negative terminal towards the electrolyte is called to be as the electric potential. Now, this electric potential will be activated, or this electric potential will be utilized when there will be a potential difference. When I do used to say about the potential difference, then that is actually a wider perspective which we have to understand as an EMF। जब EMF के बारे में समझेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में समझेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कि सेल के बाहर चार्जेस को मूव करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ सेल के अंदर भी चार्जेस को मूव करने के लिए हेल्प करती है। तो उसी का एक पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि चार्जेस एक टर्मिनल से रिलीज होकर किसी दूसरे टर्मिनल में फ्लो करती है। इसको हम लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग एक ग्लास टैंक लेते हैं, ठीक है, इस तरह का एक ग्लास टैंक लेते हैं। जस्ट आई विल टेक इट लिटिल स्मॉलर, ये थोड़ा सा हम छोटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लास टैंक लिए हुए हैं और यहाँ पर आई विल जस्ट मेक अ लिटिल चेंज ओवर हियर, छोटा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर एक पाइप लाइन के थ्रू एक और ग्लास टैंक हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट ओवर हियर लाइक दिस, सो दिस वन, ठीक है, ये यहाँ पर लेते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर इसमें पानी भरी हुई है, ठीक है, सपोज इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक,
काफी ऊपर तक इसमें पानी भरी हुई है, ठीक है। और इसमें पानी जो है वो काफी कम है, से एज ओवर हियर, यहां तक है। ये टैंक ए जो है, ये ए टैंक जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और ये टैंक बी जो है वो पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कैप ओवर हियर, यहाँ पर एक कैप या एक वल्व इस तरह से कुछ लगी हुई है। तो अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमको ऑब्जर्व होगा कि जो वाटर की प्रेजेंस है दैट इज अनइवन टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड में अनइवन अमाउंट में है, ये यहां तक आकर रुका हुआ रहेगा, ठीक है। बट व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व एज सून एज यू विल रिमूव दिस वल्व ओवर हियर, जैसे तुम इस वर्ब को रिमूव करोगे तो यहां पर क्या तुमको दिखेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस द वाटर फ्रॉम टैंक ए विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द टैंक बी, यहां पर ये टैंक बी की तरफ फ्लो करेगा। टिल व्हाट टाइम इट विल फ्लो, देयर इज अ कैच ओवर हियर। सो यहां पर होगा क्या कि टैंक ए से जैसे जैसे पानी फ्लो करने लगेगा टुवर्ड्स टैंक बी, we will observe that the level of water is going to decrease down in tank A and the level of water will increase up in tank B, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इधर से ये निकलेगा और इधर ये चलते चले जाएगा। So slowly we will observe that the waves are going to be changing from here, ठीक है। यहां पर क्या आपको दिखेगा, यहां पर जो ये अमाउंट है ये चेंज होते होते यहां पर आती चली जाएगी, इट इज गोइंग टू शिफ्ट ओवर हियर, ठीक है। ये छोटा हो रहा है, एक तरफ से छोटा हो रहा है, एक तरफ से ये इंक्रीज कर रहा है। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस वन, ठीक है। सो लाइक दिस, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली हियर, मान के चलते हैं ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है। Now, after flowing this, after happening for this particular difference, यहां पर क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये यहां पर अब फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहां पे हमको समझना क्या था, हमको समझना ये यहां पे ये था कि एक तरफ हायर वैल्यू है और एक तरफ लोअर वैल्यू था, जिसके वजह से वहां पर एक डिफरेंस था, और इस डिफरेंस के वजह से वो वाटर की फ्लो हो रही थी। And that difference can be observed under the flow of charges in a cell also. किसी एक सेल के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक टर्मिनल में एक लोअर पोटेंशियल का वैल्यू बनता है और एक तरफ हायर पोटेंशियल का वैल्यू बनता है। So when this one is having a higher potential, then what happens? The charges starts flowing from one terminal to another terminal. And this makes the flow of electric current to from another terminal to this terminal. So negative terminal से negative ions की releasing होती चली जाती है और positive terminal से electric current का releasing होते चले जाता है, and that is the potential difference. And once again I'm repeating this thing, we will discuss this thing in much detail over there when we will discuss about electric current in class 10th, where we will discuss the voltage drop inside the cell and the terminal voltage outside the cell. Because of the voltage drop inside the cell, we do used to observe that the ions are releasing from the negative terminal to the positive terminal, and that had been started, or that had been moved because of the terminal voltage. As there is a decrease in the terminal voltage, we had observed this kind of situation. So that is combinedly called to be as the potential difference. Hence, we define the potential difference as per to the amount of work done by the movement or by the flow of the charges. अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्जेस के फ्लो होने से ऐसा होता है। तो जब चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ये मूव करती है तो मूवमेंट में फोर्स का एप्लीकेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व होता है, तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन हो रहा है। एंड हु इज परफॉर्मिंग दिस वर्क डन? दैट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। Hence, we do have the potential value as work done upon quantity of charge. इसी चीज को अगर हम लोग और थोड़ा सा एलोबोरेट करके समझते हैं तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल कैन बी सेड टू बी एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the unit of positive charge moved from one terminal to another terminal.
And as we had discussed in our previous part where we had seen I is equals to Q upon T. So with that one, we can go for Q is equals to IT. So if I substitute the value of Q over here, then I will get V is equals to W upon IT. और इसी चीज को अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा W is equals to VIT, where you can see this work done is actually the work been performed by the movement of charges, or you can say this work is done due to the electric current flowing in a circuit. और किसी भी जगह पे किसी भी अप्लायंस में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं तो वहां पर जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह के फॉर्मूला से, जहां पर कि V स्टैंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, I स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, एंड T रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड, फॉर द टाइम पीरियड हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसमिटिंग ओवर देयर। सो उसके बेसिस पर हम लोग वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे जहां पर हम लोग को इसको न्यूमेरिकल भी करना है। अभी क्लास 9th में इसमें हम लोगों को कोई कैलकुलेशन इसके लिए इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट हाँ इसके रिलेटेड कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। से एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर इसकी यूनिट को लेकर देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अभी भी बताया वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए कर सकते हैं। तो जब हम लोग वर्क डन कहते हैं तो सर दैट इज जूल, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए कूलम आ जाता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट होती है। सो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द यूनिट व्हिच रेफर्स जूल अपॉन कूलम। जूल अपॉन कूलम किस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है? सो इट रिप्रेजेंट्स वोल्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी पे अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, से एज फॉर एग्जांपल हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन देयर इज अ 60 जूल ऑफ वर्क बीन डन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ 2 कूलम ऑफ चार्ज। अगर 2 कूलम चार्ज का मूवमेंट हुआ है जिसके वजह से 60 जूल ऑफ वर्क डन हुई है, तो वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा? सो इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व इट ओवर हियर, that is V is equals to W upon Q. So W is over here as 60 joule and this Q is going to be as 2 coulomb. So if you solve for this one, it is going to be as 30 joule coulomb, which can be further said to be as 30 volt, sorry, 30 volt. So this is the potential difference. So I hope that you all had understood this thing. यहाँ तक समझ में आ गया? Is it clear? Should I move ahead? ठीक है, Yes. Yes, sir. चलो तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है ओम्स लॉ। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ते हैं, और जब अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया, तो यहाँ पर ओम्स लॉ आ जाता है जो कि काफी रेलेवेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रिलेशन को समझने के लिए, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेशन को समझने के लिए। तो ये असल में ओम के द्वारा दिया गया था। ही वाज अ पर्टिकुलर फिजिसिस्ट एंड ही हैड प्रपोज्ड अ पर्टिकुलर लॉजिक दैट कभी भी किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस जगह पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट हैज अ पर्टिकुलर रिलेशन। तो देखो जैसा कि अभी जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये समझा था कि पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्जेस की फ्लो होती है। चार्जेस जो फ्लो करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बात करते हैं चार्जेस की फ्लो के बारे में, देन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट आल्सो। So Ohm had established a relation where he had said that the amount of electric current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. जब हम लोग किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, then how much electric current is going to flow through the circuit? It is going to be directly proportional to the potential difference across the conductor at a particular temperature for that specific conductor.
So once again, whenever we do have a circuit, whenever we do have a structure of a circuit where electric current can pass, वहां पे हमको समझना है कि उस सर्किट में या उस उन टर्मिनल्स के बीच में, से फॉर एग्जांपल दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, तो यहाँ पर एक कंडक्टर लगी हुई है और इस कंडक्टर से ए टर्मिनल से बी टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होगा. So the amount of electric current which is going to flow from the positive terminal to negative terminal, or from one terminal to another terminal, is going to be directly proportional to the potential difference across the conductor. इन दोनों ही कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इसको एक सिंपल तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक सिंपल तरीके से एक सिंपल लॉजिक देकर बताने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज नॉट सो वेरी करेक्ट टू से लाइक दैट, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड. सपोज यू आर राइडिंग योर बाइसाइकिल. Okay, so when you are riding your bicycle on a particular road, as much as you put more and more energy over there, your speed will increase for the same situation. ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ज्यादा वहां पर स्पीड होगी. तो हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जो स्पीड है वो वहां पर तुम्हारे एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा इसका मतलब होगा कि तुमने उतना ज्यादा वहां पर एनर्जी प्लेस किया है. Even though this is not so very correct example to represent for this one, but just to make you understand कि क्या situation कह रहा है, बस उसको समझने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन लेकर देखते हैं. तो again I'm telling, according to Ohm's law, it says that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor, or between the ends of the conductor at a certain temperature. एक सर्टेन टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा. ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है. क्या प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है? फिर से उसी साइकिल वाले एग्जांपल में चले आते हैं. जब तुम साइकिल चला रहे हो, तुमने जितना एनर्जी दिया उसी के बराबर के स्पीड को तुम ऑब्टेन कर रहे हो. इज इट कंप्लीटली ट्रू ओवर देयर? No, because some of the energy which you had applied over there is getting west out to overcome the friction present between the tire and the road. वहां पे कुछ अमाउंट का तो एनर्जी तो वो तो बर्बाद हो रहा है, वो तो वहां पर उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लग रही है ना. इट मींस कि यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट स्पीड which can be obtained through that energy. Some of the energy been utilized or been consumed to overcome the friction between the tire and the road, as well as the friction which you are getting from the atmospheric gases. So that is the same thing which we can observe in a conductor. So in a conductor, when electricity been passed through, then we know that the particles gets arranged over there. As they have the free ions, they get arranged in a fixed path. But during the period when we do observe that electric current is passing, the particles do exert a force, a friction force, you can say. It exerts a friction force. So it is not so very be correct to say that the amount of electric current is directly proportional to potential difference. क्योंकि जितना potential difference है, ठीक उसी तरह से जैसे कि तुमने एनर्जी अप्लाई किया साइकिल चलाने के लिए, एनर्जी को समझो पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में. ठीक है, क्या तुमको उतना ही स्पीड मिल रहा है? नहीं, वहां पे तुम्हारा स्पीड थोड़ा सा कम है देन कंपेयर टू द एक्चुअल कंडीशन. अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होती तो वहां पर हम ये सिचुएशन कह सकते थे, लेकिन वहां पे फ्रिक्शन है, वहां पे ड्रैग है, जिसके वजह से क्या होगा, ये सिचुएशन कहना बिल्कुल सही नहीं होगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो फ्रिक्शन तो होगा, हम लोग के एक्चुअल कंडीशन में तो फ्रिक्शन होगा ही होगा. हाँ, ये सिचुएशन हम लोग ले सकते हैं अगर कोई 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 आइडियल कंडीशन ले जहां पर हम लोग फ्रिक्शन को जीरो कर दें, सपोज दैट, तब तो ये सिचुएशन सही रहेगा. लेकिन हम लोगों के नॉर्मल सिचुएशन में तो ये पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे तो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज हो जाता है. So what we do used to satisfy that condition, we reverse this particular thing. So we write V is directly proportional to I. But when I do so, I want to make this thing very, very clear. Please
डोंट राइट दिस एज द ओम्स लॉ। बिल्कुल भी ये कभी भी एग्जाम में मत लिखना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट। According to Ohm's law, it has been said that the amount of current is always directly proportional to the potential difference. ठीक है, हम लोग उस सिचुएशन को मैच करने के लिए या उस सिचुएशन को हम लोगों के रेगुलर कंडीशन के साथ एडअप करने के लिए हम लोग इसको रिवर्स लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा ओम्स लॉ, सो तुम लोगों को कहना है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, और उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने ये किया। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। इट इज नॉट सो इजी टू सॉल्व द एलएचएस एंड आरएचएस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे बाय ब्रिंगिंग एन इक्वल्स टू साइन ओवर हियर विथ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which will balance the LHS and RHS, and this proportionality constant will be R, which will be considered to be as resistance। यहां पर एक टर्म आ जाएगा resistance। Hence our formula will derive to V is equals to RI। Now my LHS is equals to RHS. So as I said, for the cycle, the energy which you are exerting, the energy which you are putting on the cycle to ride on that same road will be equal to the amount of energy lost due to the friction along with the speed which you are getting over there. So I'm not saying that it is completely relevant to give that example, बस जैसा कि हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, समझने के लिए, कंडीशन को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ताकि तुम लोग इस चीज को रिलेट करके समझ पाओ कि होता क्या चीज है। तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस विथ द इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। अब रेसिस्टेंस होता क्या चीज है, रेसिस्टेंस इज एक्चुअली द a kind of a friction force. You can say it is a kind of a friction force. When we do used to observe a conductor, we know that the conductor used to allow the electric current to pass through it. But even though the conductor is allowing the electric current to pass through, it opposes its motion. So while it is opposing its motion, the rate by which it opposes is called to be the resistance. So resistance क्या है, एक तरह का friction force है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो वो कंडक्टर एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, और उस अपोजिट फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एज रेसिस्टेंस कहते हैं। तो जितने अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच में है, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट किसके, तो उस रेसिस्टेंस और उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के प्रोडक्ट से। So potential difference is directly proportional, directly equal to the product of the resistance and the electric current. So if I do use to go for the formula for the resistance, it will be as potential difference upon the electric current, and its SI unit is ohm. In respect to the name of the scientist, we had named it as ohm, and it is used to be symbolized like this. It is similar like a pi. We had seen pi in maths. So it is similar figure like pi. So it is ohm. So 1 ohm of resistance means when there is a potential difference of 1 volt, which makes 1 ampere of electric current to move between two terminals, then we do use to observe there is a resistance of 1 ohm. So those materials, when we do used to study about this one, so as today we don't have much time, so थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे अलग अलग मटेरियल्स के लिए कि जो मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसमें हम लोग ये प्रिंसिपल को जब हम लोग प्लेस अप करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज ओमिक मटेरियल एंड नॉन ओमिक मटेरियल के रूप में। ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह के ग्राफ में प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे तुम लोगों के लिए ग्राफ हम प्लेस किए हुए हैं। इस तरह का ग्राफ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है मोशन चैप्टर में। यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस में देखते हैं तो ये करंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वाई एक्सिस में देखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग
किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और इस तरह का स्लोप हमको मिलता है, तो हम लोग उसको उस पर्टिकुलर मटेरियल को कहते हैं ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? उस तरह का मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करे या ओम्स लॉ को फॉलो करे, जहां पर कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक एक कॉमन सा रिलेशन बनते हुए एक यूनिफॉर्मिटी के साथ चेंजेस वहां पर हमको देखने को मिलती है। सो दैट काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ओमिक मटेरियल। अगेन देयर आर मटेरियल्स व्हिच डजंट फॉलोज द ओम्स लॉ आल्सो, सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट वन इन नॉन ओमिक मटेरियल। नॉन ओमिक मटेरियल कई सारे तरह के होते हैं, जैसे सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल्स हो सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कंपोजिशंस हम लोग देखेंगे। तो ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन होता है। So I hope that you all had understood the Ohm's law, the relation of Ohm's law where it been related to the electric current and potential difference. फिर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर जब हम लोगों ने रेसिस्टेंस को लेकर आए, रेसिस्टेंस का रिलेशन तुम लोगों को समझ में आ गया। फिर रेसिस्टेंस के रिलेशन से उसके कैलकुलेशन को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 ओम का कैलकुलेशन क्या होगा। और फिर ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इवन दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट देन आल्सो आई एम टेलिंग इट आउट दैट ओमिक मटेरियल्स एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स आर आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। और जब भी हम लोग रेसिस्टेंस के लिए बात करते हैं तो रेसिस्टेंस से एक और टर्मिनोलॉजी जुड़ के आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी एक कंपोनेंट होता है। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग समझेंगे, अभी नहीं है तुम लोगों के सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बताकर आज के क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग रेसिस्टेंस को देखते हैं तो रेसिस्टेंस अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, रेसिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है। हम लोग इस चीज को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बताएंगे कि अलग अलग मटेरियल्स के बेसिस पर जब हम लोग देखते हैं तो रेसिस्टेंस हाई या लो होने की वजह से हम लोग गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर कह देते हैं। हम लोग इंसुलेटर में जब हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो थ्रू दैट, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट हैज मैक्सिमम रेसिस्टेंस, बहुत रेसिस्टेंस होती है इसीलिए वो इंसुलेटर हो जाता है। तो इसका रिलेशन लेकर रेसिस्टिविटी को थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम लोग आगे इलेक्ट्रिक सर्किट को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को मिक्स करके किस तरह से हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। So we will continue it in our next class, as in few seconds this class is going to end up. So we will meet again in the next class to discuss other things. तो जहां पे प्रॉब्लम्स हैं प्लीज उसको पॉइंट आउट करके रखना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके देन, सो बाय फॉर टुडे, थैंक यू, गुड नाइट।